गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वंदना हिंदी प्राथमिक शाला से स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज आपको 6 नंबर का जो चैप्टर है अंग्रेजी शासन पर भारत पर प्रभाव यानी अंग्रेजी शासन का भारत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा के पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी लोग क्रांति क्यों करते हैं? तो अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति ना हो और लोग आर्थिक रूप से अगर तबाह हो रहे हो तो वो लोग क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय में भारत में लोगों की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही दयनीय यानी एकदम कंगाल बन चुकी थी। तो उस समय में भारत के लोगों ने क्रांति की, तो ऐसा हुआ था उस समय में। तो चलो तुझसे मैं उस समय में भारतीय जीवन की बात करूं तो भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। औरंगजेब के अवसान के बाद ही अराजकता फैली, उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के ऐतिहासिककारों ने भी स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग, उसके व्यापार वाणिज्य के संगठन जो थे वो बेमिसाल रहे थे। यदि भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल या पायामाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखानों में तैयार हुए माल का एक विशाल बाजार बना था। तो ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी तक हमारे देश में जो व्यापार वाणिज्य जो उत्पादन पद्धति थी वो बेमिसाल थी यानी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन औरंगजेब के अवसान के बाद वहाँ पूरी अराजकता यानी राज्य में क्या हो गया, व्यवस्थापन बिगड़ गई, जिससे काफ़ी हानि हुई। यहाँ पे ये बताया जा रहा है उसके बाद जो भारत देश में 100 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन जो किया उसकी वजह से हमारा जो देश है वो बिल्कुल कंगाल और पायमल देश बन गया। वो सिर्फ क्या करता था, इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और जो कारखाने थे उसका तैयार माल जो था उसका विशाल करने वाला एक बाजार बन चुका था। तो आइए अब यहाँ देखेंगे अंग्रेज शासन के समय में किसान और खेती किस प्रकार थी वो हम जानेंगे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। जैसे कि अभी पता है ना कि इंग्लैंड को समृद्ध करने के लिए जो भारत देश है वो कच्चा माल तैयार करता था, माल सामान तैयार करता था। तो इसी प्रकार बताया गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा और दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज क्या हो गए, अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्हें एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूली प्राप्त करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान का जो वर्ग था वो एकदम पायामाल यानी बिल्कुल कंगाल होने लगे। अनेक बार क्या होता था कि घर के आभूषण बेचकर किसान महसूली भर सकते थे, महसूली नहीं भर सकते। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसान वर्ग जो खेती बाड़ी से वे अपने अधिक से अधिक क्या करते थे, उनसे महसूली वसूल की जाती थी, उनसे पैसे लिए जाते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि कई बार क्या होता था कि उनकी मतलब स्थिति किसानों की इतनी दयनीय हो गई कि इतनी कंगाल हो गई उनकी दयनीय कि मतलब ये कहा गया है कि वो जो किसान थे अनेक बार वो अपने घर के आभूषण को भी बेच देते थे, उसके बावजूद भी उनका जो टैक्स या जो उनके पैसे होते थे वो वसूल नहीं हो पाते थे यानी वसूली नहीं दे पाते थे। परिणाम स्वरूप फिर क्या करना पड़ता था, उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी। तो वो अपनी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों को बहुत सी ज़मीन कर्ज में भी डूब जाती थी। बहुत से किसान ऐसे थे जो साहूकार से भारी ब्याज की प्रथा पर शिकार बनकर बर्बाद हो गए। यानी ये कह सकते हैं साहूकार यानी जो ज़मींदार होते थे उनको अपनी ज़मीन देकर उनकी ज़मीन में कार्य करना, ब्याज की प्रथा यानी ब्याज लेकर कार्य करना, इस प्रकार से शिकार हुए काफ़ी किसान बर्बाद हुए। उनकी खेती बाड़ी पूरी तरह से टूट जाती थी यानी टूट चुकी है। और इसी बीच बताया गया है कि 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था जिसमें भुखमरी के कारण काफ़ी लोगों को मतलब लाखों लोगों की तो मृत्यु हो गई थी अकाल के कारण। और इसी समय में जो कॉरन वारिस नामक का एक गवर्नर जनरल था वो स्थायी बंदोबस्त नामक पर महसूली पद्धति उसने लागू की थी। अब इस पद्धति में क्या बताया गया है कि इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए एक ज़मीन की महसूली निर्धारित की। ज़मीन का स्थायी अधिकार जो है वो ज़मींदार को दे दिया। यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला ज़मींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप में सहकर जमीन जोत कर फसल पैदा करने वालों का शोषण होता रहा। यानी यहाँ पे क्या बताया गया कि अंग्रेज को क्या करनी थी, एक निश्चित आय चाहिए थी। ठीक है,
तो निश्चित आय करने के लिए उन्होंने क्या किया, जमींदार मतलब एक ज़मीन महसूली बनाई, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो ज़मींदार को दिया जाता था वो कंपनी का ही कोई व्यक्ति था जो खड़ा होकर उसमें ज़मींदार वर्ग तैयार करता था। और उस ज़मीन में किसान लोग क्या करते थे, मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, धूप सहन करते थे, तब जाके ज़मीन जोतते थे। इस प्रकार से किसानों का वहाँ पे शोषण किया जाता था। अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन को ग्रहण, किस प्रकार सामाजिक जीवन को ग्रहण लगा है उस बारे में बताया जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जो है वो जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कलेक्टर किसे कहते हैं, तो जो मतलब महसूली कार्य लेता हो, ठीक है। तो यानी होस्टिंग के समय में महसूली कार्य किसे सौंपा गया था, मतलब कलेक्टर, एक व्यक्ति था जिसे वॉरेन हेस्टिंग के समय बताया गया जो कलेक्टर कहा जाता है। तो वो न्यायाधीश का भी कार्य करता था और महसूली भी लेता था। तो अंग्रेजी राजतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की जो पुरानी ग्राम स्वराज की प्रथा थी वो नष्ट हो गई। तो यहाँ पे कैसा बताया गया है कि एक तो कलेक्टर, दूसरी बात न्यायाधीश का कार्य भी वही करता था। तो पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे जो गांव होते थे वहाँ पे ग्राम स्वराज यानी कि गांव में रहने वाले लोगों का राज होता था, सरपंच वगैरह होते थे, पंचों के द्वारा कार्य किया हो जाता था, निर्णय लिए जाते थे। वो सारी प्रथा क्या हो गई, यहाँ अंग्रेजों की वजह से नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव में एक छोटा गणतंत्र जैसा रहता था। ग्राम पंचायत ही जो थे वो गांव के सभी प्रशासनिक जो व्यवस्था थे वो सब ग्राम पंचायत लोग संभालते थे। और देश की जो मेरुदंड जैसी यह ग्राम स्वराज की संस्था थी। तो बाहरी आक्रमणों और समय के सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी जो ग्राम स्वराज संस्थाएं थी वो अडर खड़ी रहीं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति ने इस संस्था को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं नष्ट हो गई। कंपनी सरकार ने समाज सुधार की जो नीति अपनाई थी उससे लोगों को भय पैदा किया। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के जो धर्म है, संस्कृति है, उनका नाश करना चाहती है। रेलवे से सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था में बारंबार अवगणना यानी उनको नीचा दिखाया जाता था, ऐसी मान्यता से लोगों में पैदा हुई। और आगरा में ऐसे फरमान जारी किया गया कि प्रत्येक जो भारतीय है उस भारतीय को अंग्रेजों को सलाम करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो दंड या सजा का पात्र होगा। तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में दोष या नफरत की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ सामाजिक जीवन को ग्रहण बताना है आपको कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में एक महसूल करने वाला कार्य सौंपा गया था जिसे कलेक्टर कहते थे, वही न्यायाधीश का काम करता था। तो पहले के समय में प्रथा क्या थी कि गांव में एक छोटा गणतंत्र होता था जहां पे जो भी व्यवस्था संभाली जाती थी वो सारे ग्राम पंचायत संभालते थे, गांव के जो सरपंच होते थे वो संभालते थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये शासन पद्धति क्या हो गई, नष्ट हो गई। फिर आपको ये बताना है इसी में कि किस प्रकार से सामाजिक सुधार की नीति जो अंग्रेज सरकार ने, कंपनी ने जो अपनाई थी उसमें ऐसा भय पैदा किया गया था कि लोगों को इस कंपनी के द्वारा ईसाई धर्म मानना होगा। तो ईसाई धर्म मनवा के जो भारतीय लोगों का जो हिंदू धर्म है, जो उनकी संस्कृति है, वो उनका नाश करना चाहती है। और फिर ये कहा गया था कि सामाजिक जो व्यवस्था है भारत, वहाँ पर रेलवे में या सेना में जो भारतीय लोग, अंग्रेज लोग साथ में जो जॉब करते थे वहाँ पर भारतीय लोगों की बार बार अवगणना की जाती थी, उन्हें अपमानित किया जाता था। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद इसके अलावा आगरा में फरमान किया गया कि कोई भी अगर भारतीय जो प्रजा है वो अंग्रेजी सरकार के सामने अगर आती है तो भारतीय लोगों को, अंग्रेज को क्या करना पड़ेगा, सलाम करना होगा। और अगर वो सलाम नहीं करता है तो उसे सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही थी, इससे क्या हुआ, भारतीय जो लोग थे उनके दिलों में अंग्रेजों को लेकर बहुत ही नफरत उत्पन्न हो गई। अब यहाँ देखेंगे हम अगला पॉइंट, भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। तो किस प्रकार से भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश हुआ है, तो भारत के करधे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापार में यह माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला जो सन है, ऊन, रेशम, सूती कपड़े विदेशी में मांग रहती थी। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश में जो रेशम के कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, मिर्च मसाला, इन सब का बहुत अधिक उत्पादन होता था और इसी की वजह से विदेशों में इन सब चीज़ों की बहुत मांग थी, जिसकी वजह से विदेशी जो देश थे, विदेशी लोग थे, वो हमारे भारत की तरफ आकर्षित होते थे, व्यापार करने यहाँ आए थे। और व्यापार करने के जरिए वो यहाँ आए और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हमारे पूरे भारत पर शासन किया अंग्रेजों ने। तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। तो वो आपको बताना है कि भारत में बनने वाले जो
ऊन है, रेशम है, सूती कपड़े हैं, इन सब चीज़ों की विदेशी में मांग रहती थी, जिसमें आपको बताना है ढाका का मुलायम और बारीक मलमल की जो कपड़े हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी मांग होती थी उसकी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा है, नमक है, मिस्री आदि माल का यहाँ से निर्यात किया जाता था, यानी यहाँ से बेचा जाता था। उसके बदले में भारत में बेशुमार सोना और चांदी का आयात होता था। तो पहले कहा गया था ना, भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसा कहा जाता है। तो वो शब्द इसीलिए कहे जाते थे क्योंकि हमारे भारत देश में इन सब चीज़ों का जो उत्पादन होता था, तो विदेशी लोग यहाँ पर इन चीज़ों की उनकी बहुत मांग थी, तो वो लोग यहाँ से वस्तु खरीदते थे। उसके बदले में भारत यहाँ से वस्तु का निर्यात करता था और उसके बदले में वस्तु बेचने के बदले में उसे सोना चांदी मिलता था। तो इस प्रकार से भारत में बहुत सोना चांदी हुआ था, इसलिए उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। इस तरह से भारत में बेशुमार सोना चांदी का आयात होता था। अंग्रेज शासन के लागू होते ये स्थिति भी कैसी हो गई, बदल गई। जो सोने चांदी की प्रवाह थी, यानी कि जो सोने चांदी की नदियां हमारे भारत में बह रही थी, वो उल्टी दिशा में बहने लगी। किस प्रकार कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल से ही नहीं, आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक शासन में ले गए थे। विचार करिए कि पूरे देश की जो संपत्ति है वो कितनी संपत्ति अंग्रेजों ने यहाँ से एकत्रित की होगी। अब यहाँ देखिए कि भारत में उत्पन्न होने वाले जो कच्चे माल थे, भारत में एकत्रित हुए जो रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड और उद्योग के धंधे विकसित करने लगे। तो भारत में ये सब चीज़ों का कच्चे माल का उत्पादन होता था, तो ये सारी चीज़ों को भारत के वो एकत्र यानी इकट्ठा करके और रुपए की मदद से अंग्रेज ने क्या किया, यहाँ से सारा माल सामान ले जाके इंग्लैंड में अपने उद्योग विकसित करने लगे यहाँ से ले जाके। इस प्रकार से वो भारत से यहाँ से भारत के द्वारा इंग्लैंड क्या होने लगा, समृद्ध होने लगा। वो एकदम मतलब हर चीज़ यहाँ से जो कच्चा माल वगैरह थे वो यहाँ से ले जाके इंग्लैंड में जाके उसका उद्योग करता था। तो इस प्रकार वहाँ की समृद्धि बढ़ती जाने लगी। इंग्लैंड में बनने वाले माल भारत के बिना जाकात में आता था, जबकि भारत के जो कपड़े हैं, कपड़े पर 80% जाकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाले माल भारत को ही महंगा पड़ने लगा। तो यानी भारत में ही मतलब वस्तु का यानी कच्चा माल बनता था, यानी तो वो कपड़े क्या थे, 80% जाकात डाला जाता था। जिसमें ये कहा गया कि जैसे यहाँ से वस्तु उत्पादन की जा रही है, तो कपास वगैरह है वो हमारे भारत में उत्पादन होता है, तो उसको क्या करते थे, कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे, फिर वहाँ से उसी कपड़े को मतलब महंगे भाव में फिर यहाँ पर बेचना। तो हम लोग पहले विदेशी, ये तो बाद में जब क्रांतिकारी वगैरह हुई उसके बाद विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार बाद में हुआ था। तो पहले तो मतलब हम लोग वही चीज़ें खरीदते थे, तो उसकी वजह से भारत में से ही जो वस्तु उत्पादन हुई है वही चीज़ भारत के लोगों को ही लेने में क्या होने लगी, महंगी पड़ने लगी। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्तोद्योग जो थे, उद्योग धंधे थे, वो नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण क्या हुआ, कपड़े बनाने से धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि सभी अनेक कारीगर जो थे वो उद्योग सभी नष्ट हो गए। लाखों कारीगर जो थे वो बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे भारत के जो लोग के जो गांव वाले जो कारीगर हैं उनकी गरीबी और कारीगरों की जो बेरोजगारी है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने इन सब चीज़ों पर ग्रहण किया। फिर हम देखेंगे उद्योग सुधारों के प्रति संदेह, तो जिसमें विलियम्स बेटिंग के बारे में आपको बताना है कि विलियम्स बेटिंग जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था तो उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ। यानी विलियम्स बेटिंग के द्वारा बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा था। अंग्रेज शासन प्रजा के जीवन में कुछ रुचि लगने लगी। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम्स बेटिंग के अनुपात अधिक मान सम्मान भी प्राप्त किया गया। जैसे कि बताया गया है कि बेटिंग ने यानी विलियम्स बेटिंग ने कंपनी के प्रशासनिक में भारतीयों को भी स्थान दिया। जहां भारत को कोई स्थान नहीं था, भारत की अवगणना की जाती थी भारतीय लोगों की, तो वहीं विलियम्स बेटिंग के आने के बाद कंपनी प्रशासन में भारतीयों को स्थान मिला। उसके बाद बताया गया है कि अदालत में न्याय मांगने के लिए आने वाले जो अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की भी छूट दी गई। राजा राम मोहन राय अन्य सुधारक जो सती होने की राक्षसी रिवाज थे उनको विलियम्स बेटिंग ने बंद करवाया। बहुत समय से वो प्रयास कर रहे थे, तो वो प्रयास इस बेटिंग ने सुधार का निवेदन को सुनकर सती होने का जो रिवाज था उस पर प्रतिबंध लगा के एक कानून जो 1829 में बनाया था। यानी ये कह सकते हैं कि सती प्रथा भी किसने बंद कराई थी, विलियम्स बेटिंग ने। किनके द्वारा, राजा राम मोहन राय की मतलब उनके कहने पर। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सुधार किए।
फिर बैटिंग के समय में जो अंग्रेजी अधिकारी जो भारत का सुधारक वर्ग चाहता था, तो ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास भी विलियम्स बैटिंग करता रहा। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोगों को संदेह की नज़र से देखने लगे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया था। यहाँ कंपनी सरकार के बारे में बताया गया है, अंग्रेज सरकार का, कि यहाँ पे शिक्षा के लिए हर 1 वर्ष में यानी 1 वर्ष के अंदर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव रखा था शिक्षा के ऊपर, परंतु अमल वो नहीं हो पाया। अंत में बैटिंग के समय में जो शिक्षा समिति की रचना हुई, फिर यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार इन्होंने सुधार किए, तो वो बताया गया है। तो वो तो जो बताया था कि कंपनी सरकार ने 1 वर्ष में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव रखा था, तो जो भारतीय जनता थी उनके पास इतना नहीं था, इसकी वजह से वो चीज़ तो अमल नहीं हो पाई। लेकिन बाद में जब बैटिंग के समय में जो विलियम्स बैटिंग थे उनके समय में जब शिक्षा समिति की रचना हुई, तो ईस्वी सन 1834 में मेकाने नाम का जो व्यक्ति था, एक अंग्रेज अधिवक्ता, उसने अंग्रेजी शिक्षा का विचार लाया और मेकाने के द्वारा ही शिक्षा पद्धति की भारतीय युवकों में मनोवांछित लाभ भी नहीं मिला। अपने पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई जो प्राचीन विद्याएं थीं, सीखने का जो लाभ था वो भारतीय खोने लगे, क्योंकि कहा ना कि पहले के समय में यानी जो विद्याएं थी प्राचीन, वो सब क्या होने लगे, खोने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया और अंग्रेजी जो शिक्षाएं थी उस पद्धति में भारतीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। तो देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का भी विरोध हुआ। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि गुलामी मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा थे उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में फिर 1857 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। बम्बई, चेन्नई और कोलकाता 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी है जो 1857 में इनकी स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनके स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को तो आवश्यक पढ़े लिखे और कर्मचारी चाहिए थे, तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिले, जिससे भारतीय को शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल आवागमन करने के लिए यातायात की भी ज़रूरत थी। यानी ये कह सकते हैं पहले तो पढ़े लिखे चाहिए थे, तो यूनिवर्सिटियाँ खुलवाएं जिससे पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। लेकिन व्यापार करने के लिए और माल को शीघ्रता से पहुंचाने के लिए यहाँ पर आवागमन यानी कि आने जाने के लिए जो परेशानियाँ होती थीं, तो उन सभी को मतलब माल के आने जाने के लिए यातायात की भी शुरुआत की, जिसमें संदेशा व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंदी में भी उसका उपयोग किया जाने लगा और हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा, ऐसा सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार उद्देश्य भारत में रेलवे की भी शुरुआत हुई। तो 1853 में मुंबई सबसे पहले रेलवे की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो हुई थी 1853 में, जो मुंबई से लेके थाना के बीच में ये रेलवे की शुरुआत की गई है। इसके अलावा फिर बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में हर एक भाग पर नज़र रखने के लिए और विदेशी राज्यों को संदेश भेजने के लिए आवश्यक प्रतीत हुई। तो 1854 में इन लोगों ने यहाँ पर डाक, तार और संदेशा की आधुनिक पद्धति को भी अपनाया। साथ ही साथ ऐसा छापखाना और समाचार पत्रों का भी प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किस लिए की थी? विदेशी राज्यों को संदेश भेजने के लिए। यहाँ पे मतलब ये कहा गया है कि इन सब चीज़ों का इन्होंने जो मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं, इतने सारे जो सुधार किए हैं, वो सुधार अंग्रेज सरकार ने जो कंपनी ने खुद के लिए ही किए थे, पर आगे चल के ये भारत को मतलब इससे लाभ भी हुआ, जैसे आज के समय में हम इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए ही थे, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीय लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद स्वरूप बनाई। यानी ये समझ लो कि अगर उस समय में ये किया तो अंग्रेजों के अच्छे हित के लिए था, लेकिन अगर उस समय में ये सारे सुधार नहीं होते तो आज हम इसका लाभ उठा पाते नहीं ना। तो ये कह सकते हैं कि उस समय में तो इन लोगों ने अपने अंग्रेजों के हित के लिए सारे कार्य किए थे, लेकिन आज देखा जाए तो भारतीय लोगों के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बना है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रभाव को अवगत हुआ, जिन्होंने देश के सुधार और राष्ट्र जागृति के लिए कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। जैसे कि यहाँ पे समाचार पत्र हैं, डाक है, रेलवे है, भारत में ऐसे एक दूसरे के नज़दीक आने लगे इन सब की कारणों की वजह से। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भारत में किन किन चीज़ों का निर्यात किया जाता है, तो भारत में किन किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था, तो कपड़े हैं, मिर्च मसाला है, ढाका का मलमल जो मुलायम कपड़े हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। विलियम्स बैटिंग ने कौन कौन से सुधार किए थे, तो वो अभी हाल ही हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं, तो वो आपको सारे सुधार बता देने हैं।
जैसे कि मैकाने के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई है, संदेशा व्यवहार, फिर जो रेलवे है वो, ये आपको इस प्रकार इसके सुधार बताने हैं। इसके अलावा सती प्रथा आपको मेन पॉइंट लेना है, वो आपको बताना है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक में हल करने हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हुआ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समयानुसार मिलते रहें। थैंक यू।